हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारा क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। दोनों को मिलकर के हमारा क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मतलब क्या होता है? सेम, यानी सेम रेशियो में मिलाते हैं। होमोजेनियस यानी पूरी तरह से घुल जाना, पूरी तरह से मिल जाता है, तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इसमें आते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें केवल दो कंपोनेंट होते हैं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट मिलाया हो। जैसे हम ले लो नमक पानी, चीनी पानी, है ना। ये सभी हमारे क्या होते हैं? इसमें केवल दो ही यूज करते हैं हम, दो ही सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। यदि सॉल्वेंट लिक्विड हो, यदि हमारा सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड स्टेट में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाता है। यदि सॉल्वेंट हमारा गैसियस स्टेट में हो तो गैसियस सॉल्यूशन। और यदि हमारा सॉल्वेंट सॉलिड में हो तो हमारा उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। इसमें यानी जो हमारा सॉल्यूशन होता है किस पे डिपेंड करेगा? हमेशा सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट आते हैं। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट आता है परसेंटेज मास। परसेंटेज मास का पता ही होगा आपको। मास मतलब क्या होगा? यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का जो मास होता है डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सोशल मतलब कि सॉल्यूशन का पूरा मास। अब परसेंट है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। जहाँ मास परसेंट है वहाँ हमने मास लिया है, जहाँ वॉल्यूम परसेंट है वहाँ वॉल्यूम लेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, यानी परसेंटेज है तो 100। मास बाय वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? मास यानी ये कह सकते हो ये चीज़, यानी 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, सॉल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है, उसको क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं। इसे हम क्या यूज करेंगे? यानी मास ऊपर में डिवाइड बाई क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब आता है पीपीएम आता है। आप लोग को पता होगा पीपीएम मतलब क्या होगा? पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में एक भाग। 1 मिलियन का एक भाग क्या आता है? पीपीएम कहलाता है। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मिलियन को क्या लिखते हैं? 10⁶ लिखते हैं। तो यहाँ पर 10⁶ से गुना करेंगे। यानी फॉर्मूले भी याद करने में क्या है? परेशानी नहीं होगी, आप तरीके से याद करें तो। मोल फ्रैक्शन, सबसे पहली बात है ये मोल फ्रैक्शन को जानने से पहले समझ लो मोल होता है क्या है ना। जो मोल होता है हमारा गिवन मास अपन क्या होता है? मोलर मास। यानी जो दिया किसी भी सॉल्यूट का दिया हुआ जो भार होता है, दिया हुआ जो मास होता है, उतना डिवाइड बाई हमारा किसका हो जाएगा? जो कंपाउंड होता है उसका मोलर मास। ये हमारी क्या होती है? मोल होती है। या इसको और एक तरीके से लिख सकते हो कि जो कार्बन C12 का जो C12 का जो एक पार्ट होता है मोलर मास का, उसको क्या बोलते हैं? हम मोल कहा जाता है। यही मोल, मोल से ही हमारा क्या बनता है? मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा होगा? मोल क्लियर हो गया। और एक और चीज़ मोल में ध्यान रखना चाहिए, कभी जो हमारा रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो शुरू में जो कोई भी हमारा आइडेंटिटी जुड़ के आती है ना, कांस्टेंट वाला टर्म, वो हमेशा क्या मोल को डिनोट करता है। और फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? रेशियो। यानी मोल का जो रेशियो उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मान लो ए दो हमारा कंपोनेंट है ए और बी, तो उसमें मान लो पहला का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या होगा? मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट इन ए का एन ए अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल मोल, यानी एन ए प्लस एन बी। वैसे हमारा बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वैसे क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी बस। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना, कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है, दो सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है, दोनों क्या होता है? दोनों का सम 1 के हमेशा बराबर होता है। यानी आप ये कर सकते हो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब आते हैं मोलारिटी। ध्यान रखना, दो कंडीशन आती है, एक मोलारिटी र आता है और दूसरा आता है मोलालिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से, मोलारिटी हमेशा वॉल्यूम पे ली जाती है, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता है, और मोलालिटी हमेशा
सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमेशा केजी की बात करते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हैं मोलारिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अप टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर में। यही कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या मिलीलीटर दिया था, हम क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं ऊपर में। से वही मोलालिटी में सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर भी क्या होता है केजी में, कहीं ज़्यादा आपका सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा ऊपर में। यहीं पे देखो हमारे ये एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन, कुछ इसमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हो, आप इसको देख के आप समझ सकते हैं, है ना, कि क्या जिसमें पूछा गया था। ठीक है, मास परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं हुई न्यूमेरिकल में। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो सॉल्यूशन यहाँ पे एक बार उससे क्या कर सकते हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना सकते हैं इससे। ठीक है, इसमें ज़्यादा देखिए केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, गिवन डेटा होना चाहिए। यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो उसका यूनिट याद रखो, न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके एक बार समझ सकते हैं। यदि इसमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं समझा दूँगा फिर। यहाँ पर देखिए मोलालिटी निकाला गया फोर्थ वाले क्वेश्चन में, मास दिया हुआ था। फिफ्थ में वहीं से मैं मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लिया, फिर मोलालिटी और मोलालिटी। अगला हमारा टॉपिक आता है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या होती है हमारे, सोलबिलिटी जानते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट, यानी किसी भी पार्टिकुलर सोलवेंट में कितना हमारा क्या है सॉल्यूट आसानी से घुल सकता है, उसको सॉल्युबिलिटी कही जाती है। सिंपल सी बात है, मान लो कि आपके पास आधे लीटर पानी है, आपको कितना 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो पूरी तरह घुल जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 100 ग्राम चीनी आधे लीटर पानी में घुल गया, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी है वो। यदि हम वही चीनी की मात्रा बढ़ा दें, चीनी की मात्रा 250 ग्राम कर दें, घुलेगा क्या 250 ग्राम पानी में, फिर नहीं आधे लीटर पानी में नहीं घुलेगा ना, मतलब क्या हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही तक था, खूब होगा 100 ग्राम, 150 ग्राम को लाओगे आसानी से घुल जाएगा। यानी जहाँ तक वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूट, वो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है। और यदि सॉल्युबिलिटी, ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी में भी क्या होता है, ढेर सारे पार्ट होते हैं। यदि सॉल्युबिलिटी यदि पूरी तरह से नहीं घुलता तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे वो मिक्स होने लगता है। टेम्परेचर और प्रेशर से हमारी क्या होती है, इन सॉल्युबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक तो गर्म करके, मान लो कि चीनी हमने ज़्यादा कर दिया, फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वहीं क्या होता है, सीरा बन जाती है, यानी क्या होगा, आसानी से घुल जाता है। प्रेशर हमने देते हैं तो भी हमारी क्या होती है, चीनी के जो एटम होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सभी आपस में ब्रेक होकर के उसके साथ मिल जाते हैं पानी के साथ। और नेचर ऑफ सब्सटेंस, मान लो सिंपल से हम लेते हैं कि कोई भी नेचर कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। एक पानी है, उसके अंदर मिट्टी डाल दो, मिट्टी, बालू, कंकड़, क्या वो घुलेगा क्या उसके साथ, पानी के साथ नहीं घुलेगा ना, यानी क्या होगा, यानी सॉल्युबिलिटी नहीं है, यानी सोल्युबल नहीं होगा उसके साथ। इसमें आता अगला टॉपिक आती सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ज़्यादा हम क्या करते हैं, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, ज़्यादा से ज़्यादा हम टेम्परेचर और प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को हम उसके अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। और टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी भी सॉल्यूट को डिजोल्व किया जा सकता है सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यही सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हेनरी, एक साइंटिस्ट थे, हेनरी ने अपने नियम दिए। हेनरी ने क्या नियम दिया था कि जो प्रेशर होता है हमेशा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के रेशियो, फ्रैक्शन सॉरी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। यदि नंबर ऑफ मोल को बढ़ाया जाता है तो प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी से क्या आ गया, P इक्वल टू के एच एक्स, के क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। यहाँ से हमारा आसानी से इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन आती है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो ध्यान रखना, वोलेटाइल मतलब क्या आता है, जो चेंज हो जाए। ठीक है, जो क्या हो, प्रेशर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और जो नहीं चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अगले हमारे साइंटिस्ट कौन थे, राउल्ट्स।
राउल्ट्स ने भी किसके बारे में बताया था, उन्होंने भी प्रेशर के बारे में बताया था, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का दिया था, लेकिन वहाँ पर इन्होंने एक पार्शियल प्रेशर शब्द भी जोड़ा था। यानी मीनिंग क्या था उनका, कि जो सॉल्यूशन होता है कोई भी वोलेटाइल लिक्विड में, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है प्रत्येक कंपोनेंट के सॉल्यूशन का क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन के। यानी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। तो इसलिए पी क्या होगा, P1 = P0 यानी पहले सब्सटेंस की बात करते हैं, P0 क्या पार्शियल प्रेशर है, दूसरा सब्सटेंस, दूसरा हम प्रेशर लगाए दूसरे लिक्विड पर, P2 = P2 0 x2। इसी से इनका राउल्ट्स के नियम को फॉलो करते हुए डाल्टन ने क्या दिया था, इसको टोटल प्रेशर में जोड़ दिया। यानी मान लो कि हमारे पास दो सब्सटेंस है, दोनों के पास प्रेशर अलग अलग लग रहा है, अलग अलग वोलेटाइल लिक्विड है, तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रेशर जोड़ा जाएगा, दोनों को आपस में मिला दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पी टोटल निकल जाता है। तो पी टोटल बराबर क्या हो जाता है, P1 प्लस, यदि P2 के अंदर P1 को मिलाते हैं तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट क्या हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले ध्यान रखना है, जो हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशल केस भी आते हैं, ठीक है, किसके, हेनरी सॉल्व और राउल्ट्स लॉ के। इनमें देखिए कुछ सिमिलरिटी थी, दोनों के सोच में क्या था, थोड़ा बहुत क्या था, सिमिलरिटी। यानी क्या सिमिलरिटी में क्या आया, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। यानी दोनों लोगों ने प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के ही बारे में बताया था, लेकिन दोनों की आइडिया क्या थी, अलग अलग थी। बस उन्होंने प्रेशर केवल यूज किया था, और इन्होंने क्या किया, प्रेशर के साथ साथ पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल किया। और इन्होंने लिक्विड के फॉर्मेशन में लिक्विड को भी, यानी वोलेटाइल लिक्विड होगा तभी ये लागू होता है राउल्ट्स लॉ, वोलेटाइल लिक्विड नहीं हो तो नहीं लागू होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल केस में आ जाता है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, यानी आइडियल सॉल्यूशन वही होता है जो क्या होता है, डिपेंड करता है राउल्ट्स लॉ पे। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर पेपर में, अधिकतर पेपर में क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के पेपर में, ये वाला रिलेशन, यानी मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर मिक्सर नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यानी डेल्टा मैक्सिमम एच, यानी ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो एच जानते हो, एच क्या होता है, हमारा एंट्रोपी होता है, या हीट भी कर सकते हैं। इनर एंट्रोपी क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी देते हैं, उसको क्या होता है, एंट्रोपी कही जाती है। डेल्टा एच जीरो हो जाता है, या तो डेल्टा वी, जो वॉल्यूम में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वॉल्यूम हमेशा जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एच जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसी के बेसिस पर जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया जाता है, इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है किसके बीच, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तभी हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे दो सब्सटेंस है, दो लिक्विड हो गया ए और बी, तो हम क्या करेंगे, ए और ए हमारा बन सकता है, बी बी बन सकता है, ये सभी दोनों किसके बराबर होंगे, ए और बी के। दोनों को आपस में हम मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा दोनों का कंसंट्रेशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें जस्ट जो एंथैल्पी होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और वॉल्यूम भी हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। एक इसमें आता है अगला पॉइंट, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स होता क्या है, यानी जो बाइनरी जो मिक्सर होता है, बाइनरी मिक्सर, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन था दो के लिए था ओनली, तो यहाँ पर बाइनरी मिक्सर भी क्या होगा, केवल दो कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो केवल जो बाइनरी मिक्सर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड, यानी लिक्विड का कंपोजिशन होना चाहिए क्या चीज़, सेम, और वो हमेशा क्या चाहिए, वेपर फेज में। ठीक है, एंड आप ये कर सकते हैं, उसको हम यदि बॉयल करते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो भी हमारा क्या हो जाता है, वो एजियोट्रॉप्स के अंदर आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो एजियोट्रॉप्स होता है वो रिप्रेजेंट पाई किससे होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। टाइप ऑफ एजियोट्रॉप में ध्यान रखना है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मैंने ऐसा, मतलब कि ऐसा हमारा सॉल्यूशन जिसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, जैसे हमारा एथेनॉल होता है, देखा होगा ना, जैसे हमारा एथेनॉल हो, एथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है शराब की,
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजिट्रॉफ में, सॉरी, मैक्सिमम वाले में हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और मिनिमम वाले में इथेनॉल आता है। यानी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम होती है, और ये हमेशा क्या करता है, मैक्सिमम वाला निगेटिव डिविएशन फॉलो करता है एजियोट्रॉप्स, और जो मिनिमम वाला जो एजियोट्रॉप्स है वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन। डिविएशन जानते हो, जो हमारी जो ग्राफ बनती है, कभी पेपर ग्राफ से आता है, जो ग्राफ होता है, ग्राफ से हम आप डिफाइन कर सकते हो जो मैक्सिमम और मिनिमम डिविएशन क्या होता है। जैसे ग्राफ, हमारा ग्राफ का जो कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है, हमारा क्या होगा, निगेटिव डिविएशन फॉलो कर रहा है। यदि वो ग्राफ का कर्व क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन होता है। इसी में आता है कंजुगेटिव प्रॉपर्टीज, एक आती सॉल्यूशन में। कंजुगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन, जिससे क्या हो, डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ पॉसिबल बट नॉट नेचर ऑफ सॉलिड, यानी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं, पार्टिकल पर। उसी का बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप होते हैं, एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड पांचवा रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। इसी में हम आते हैं फर्स्ट, इसमें फर्स्ट बात करते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे न्यूमेरिकल ही ज़्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल ही आते हैं। न्यूमेरिकल ध्यान देना होगा कि देखो P0 1 माइनस P1, यानी जो पार्शियल प्रेशर होता है, प्रेशर के माइनस कर दो, इन्हीं का रेशियो होता है। वहाँ पर वहीं राउल्स लॉ वाला जो नियम था, वही वाला यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो लेते हैं हम, ठीक है। यदि फर्स्ट प्रेशर 1 की बात करेंगे तो प्रेशर उसमें नंबर ऑफ मोल्स किसका आएंगे, सेकेंड वाले का, ठीक है। 2 यूज करेंगे तो 2 वाले का, तो ये जो फॉर्मूला है उसका ध्यान रखना होगा। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू WT क्या होता है, वेट, और M हमारे क्या होता है, मोलालिटी, और कैपिटल M मोलर मास, और W हमारे क्या होता है, फर्स्ट वाले का वेट, और W2 सेकेंड वाले का वेट। और यहाँ पर ध्यान रखना, M1 क्या होता है, फर्स्ट वाले का मास, मोलर मास, और M2 सेकेंड वाले का। आसानी से न्यूमेरिकल निकाल लेंगे फॉर्मूला, यहाँ से थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती, केवल न्यूमेरिकल आता है। फिर इससे आते हैं रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, हमारा क्या होता है, इक्वल टू मोलिकुलर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो रेशियो होता है, हमेशा बराबर किसके होता है, फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का समझ से हो गया, बॉइलिंग मतलब क्या होता है, गर्म करना, यानी प्रेशर उतना ही देना है जिससे क्या हो, कोई वस्तु क्या हो, गर्म हो जाए। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें, बॉइलिंग कहा जाएगा तो टीबी का इस्तेमाल किया जाएगा, डेल्टा टी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। और वहाँ पर हमारा क्या था, प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर बॉइलिंग कहेंगे तो टेम्परेचर, है ना, तो डेल्टा टी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शन किसके होगा, मोलालिटी, ठीक है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर एक आता है प्रोपोर्शन के जगह पर के बी आ जाता है, के बी को बोलते हैं क्या हम, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में ये के बी की वैल्यू मेंशन होती है, दी रहती है। तो इसलिए डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इन टू, अब आपको पता ही होगा मोलालिटी का फॉर्मूला पहले से ही, कौन सा, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है, उसी पर इसको भी रखा गया है। 1000 इसलिए गुना किया है ताकि ये क्या हो, ग्राम में बात कर रहा है। डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ वहाँ एलिवेशन था, फिर अब आते हैं डिप्रेशन। तो ध्यान रखना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग नहीं हो सकता, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसलिए फ्रीजिंग में तो क्या होता है, एफ, तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ, और वहाँ पर डेल्टा टी बी, यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर डेल्टा टी बी रखना है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी वहीं सेम कंडीशन लगेगी, ठीक है। ये डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, वहीं सेम मोलालिटी के बराबर हो जाएगा, फिर वही मोलालिटी का फॉर्मूला रख देंगे। अब आते हैं ओस्मोटिक एंड ओस्मोसिस प्रेशर।
ओस्मोटिक का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना, यानी ऐसा प्रेशर जो क्या हो, यदि किसी सॉल्यूशन पर अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोसेस सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन में चला जाता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में बदल जाए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, सिंपल उदाहरण ले लो, जैसे चाय वो छानते हैं या कुछ भी है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर यूज करते हैं वहाँ पर, है ना, कि मान लो कि चाय छान लिया, वैसे तो जो नॉर्मल हमारा क्या है, चाय चाहे गिर गया, लेकिन अब उसमें प्रेशर लगा के हाथ से चम्मच से उसको हम चलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे चाय के जो पत्ते हैं वो भी धीरे धीरे हमारे चाय में चला जाता है, मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर पाई इक्वल टू क्या होता है, सी टी। सी हमारा क्या होता है, हमारा मोलेकुलर मोलारिटी होती है, सी हमारा मोलारिटी होता है, और आर हमारा रिक्वायर्ड कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0823 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लीटर, लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और इसी को प्रोपोर्शन के यहाँ पर हमारा क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं। ये हमारा ऑस्मोटिक था, बात है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, ये फिनोमिना होता है ना, ये घटनाएं होती है, जैसे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलेकुल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे कोई भी हमारे लिक्विड होता है किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली से क्या करता है, पास करता है, फ्लो करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में तीन चार घट अलग अलग सम पॉइंट होते हैं, जैसे हमारा क्या, आइसोटोनिक प्रेशर, आइसोटोनिक में ध्यान रखना होगा, हैविंग द सेम ओस्मोटिक प्रेशर, जब आइसो मतलब क्या होगा, सेम, आइसोटोनिक मतलब सेम ओस्मोटिक प्रेशर। हाइपरसोनिक, हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, टोनिक यानी ओस्मोसिक ओस्मोसिस प्रेशर की, ओस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, यानी जहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगा दिया जाए किसी गैस में, ठीक है, तो हमारा हाइपरसोनिक हो जाता है। और हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, ध्यान रखना, हाइपो मतलब कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा, आइसो मतलब बराबर, इसे समझ लोगे। हाइपोटोनिक कह रहा है तो यानी कम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। बात है रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान रखना, जो भी हमारा वाटर प्योरिफिकेशन होता है देखा होगा घरों में, है ना, ये सभी किस पे होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पर होता है। यानी उसमें क्या करते हैं हम, दो तीन हमारे फिल्टर पेपर लगे होते हैं, ध्यान दिया होगा तो वो फिल्टर पेपर क्या करता है, एक एक क्या करेगा, उसको फिर प्रेशर दे करके पानी को करेगा, फिल्टर करेगा, फिर उस वही वाले पानी फिर दूसरे फिल्टर में जाती है, फिल्टर पेपर में, फिर तब जा कर के हमें पानी प्योर मिलता है। तो वही सेम रिवर्स ऑस्मोसिस आप ये कर सकते हो, ऑस्मोसिस का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पर ही हमारा क्या होता है, सी वाटर का यूज करते हैं, सी वाटर का, ठीक है, सी वाटर को क्या करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पर देखो नोट्स दिया हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, हेल्प इन द टीएच कैलकुलेशन, ठीक है, ये क्या करता है, कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वाटर प्रेशर अभी बता दिया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस पर होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज ग्रेटर देन ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, तभी हमारा क्या होता है, वो वाटर का प्यूरिफिकेशन होगा। आते हैं अब अगला टॉपिक हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। ध्यान देना, एबनॉर्मल मोलर मास का मीनिंग क्या हो जाता है, यानी नॉर्मल, जो नॉर्मल मोलर मास होता है अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब यहाँ पर ध्यान दिया देना होगा कि एक नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जो कोई भी कंपोनेंट होता है उसका जो मास होता है वो नॉर्मल मोलर मास होता है। किसी, ठीक है, किसी भी प्रेशर हम प्रेशर दे दें, टेम्परेचर दे करके, फिर जब उसका जो मोलर मास डिफाइन होता है उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। तो दोनों की जो रेशियो होती है उसको एबनॉर्मल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, दोनों की जो रेशियो होती है नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास, इनकी रेशियो को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक। जो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि मोलर मास से एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है अधिक हमेशा। इसी वांट ऑफ फैक्टर पर हमारे न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, है ना, ध्यान रखना, ज़्यादातर पर न्यूमेरिकल यही आई का हर जगह इस्तेमाल करेंगे, ऊपर जितना हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, जैसे डेल्टा टी बी इक्वल टू, पहले राउल्स को उसमें
है ना, रिलेटिव प्रेशर वाले वेपर प्रेशर में यूज करेंगे, आई बस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी RHS साइड में हमेशा आई मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा क्या बन जाएगा, क्वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम पहले पढ़ा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। वैसे ही डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ऑफ के एफ इंटू एम हो जाएगा। फिर वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या होता है, पाई इक्वल टू, वहाँ पर सी आर टी था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एन आर टी हो जाएगा बस। बाकी हमारा क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन है, पेज नंबर 41 का है, यहाँ से यहाँ तक ये सब देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इसको। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूले पर सब चीज़ रख दिया गया है, सोल्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखना, 1 ATM प्रेशर पूछा जाता है ना, 101.32 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये हमारा 41 पेज का था न्यूमेरिकल इंटेक्स का। इसके बाद 47 पेज का है ये वाला, 40 पेज नंबर 47 का है दोनों आंसर इंटेक्स का। ठीक है, इसलिए आप यहाँ से वो देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 50 का है ये आंसर। तो ये सभी यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का बुक का पूरा बेस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले एंड इंटेक्स के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वाला जो वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ नया आगे नोटिफिकेशन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो आसानी से आप घर बैठे पढ़ सकते हैं।